Hello students, welcome back as we are doing chapter 4th of Geography of 10th standard Agriculture, and in last video we have discussed about major types of agriculture: subsistence agriculture, intensive agriculture, commercial and plantation agriculture. And we have discussed about the cropping pattern like three cropping seasons: Rabi crop and Kharif crop and Zaid season. एंड वी ऑल्सो हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू मेन जो है हमारी मतलब फूड ग्रेन आइटम्स लाइक वीट एंड राइस की वीट और राइस को कैसी जियोग्राफिकल कंडीशन से चाहिए. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स नेक्स्ट है मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी. दीज आर नोन एज मिलेट्स और इनको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं यानी मोटा अनाज. And these have very high nutritional value. Ragi, it is very rich in iron, calcium and other micronutrients and ruffles. कि रागी जो मिलेट है इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियल वैल्यू होती है, कैल्शियम और आयरन से ये रिच है. नेक्स्ट ज्वार, इट इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. कि ज्वार का जो है थर्ड इंपॉर्टेंट ऐसी क्रॉप है जो एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज इसका तीसरा स्थान है. कि फर्स्ट राइस, सेकंड वीट और थर्ड ज्वार. एंड इट इज ए रेन फेड क्रॉप कि यहाँ पर इट हार्डली नीड्स द जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज है इसको नहीं चाहिए. बाजरा, इट ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल. कि बाजरा सैंडी सॉइल यानी जो डेजर्ट सॉइल है राजस्थान में, गुजरात में, ऐसी मिट्टी में बाजरा बहुत अच्छे से उगाया जाता है और इसके लिए जो है मेनली शैलो ब्लैक सॉइल चाहिए. तो ये जो इस तरह के जो आपके सामने बताया जा रहा है कि इनके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, तो ये 1 मार्क की यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं. मेज, इट इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर. कि जो मक्का है इसको जो है एज ए फूड एंड फॉडर, बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे. कि फूड यानी ह्यूमन बीइंग के लिए अनाज जो है मतलब फूड के तौर पे यूज किया जाता है और एनिमल्स के लिए फोडर यानी चारा. एंड इट इज ए खरीफ क्रॉप एंड इट रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल. कौन सी मिट्टी चाहिए यहाँ पर मेज के लिए, मक्का उगाने के लिए? ओल्ड एलुवियल सॉइल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर. नेक्स्ट है यहाँ पर मिलेट्स के बाद मेज और फिर पल्सेस यानी दालें. इंडिया इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस. कि इंडिया में पल्सेस यानी दालें जो है बहुत ज्यादा उगाई जाती हैं और कंज्यूम भी की जाती हैं, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है. एंड दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. जी जैसा हम जानते हैं कि दालों में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. दीज आर रिच इन प्रोटीन and pulses need less moisture and survive even in dry conditions. कि जहाँ पर जिस एरिया में pulses grow किए जाते हैं वहाँ पर ड्राई कंडीशंस में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. ज़्यादा जो है इसको मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज वाटर की नीड नहीं होती है. एंड दीज हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी. पल्सेस जहाँ ग्रो किए जाते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज किए जाते हैं. दैट्स वाई these are mostly grown in rotation with other crops. कि जैसे जैसे मतलब एक फील्ड पे दूसरी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं फिर रोटेशन वाइज कि बीच में पल्सेस उसके बाद फिर कोई अनदर क्रॉप, क्योंकि पल्सेस ग्रो करने से वहां पर लैंड की फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. कि अभी तक हम फूड ग्रेन्स को डिस्कस कर रहे थे कि फूड ग्रेन्स में मेनली वीट, राइस, मिलेट्स, मेज और हमारा यहाँ पल्सेस. अब बात करते हैं हम जो फूड क्रॉप्स हैं अदर देन ग्रेन्स. शुगर केन, इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप. ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है और सब ट्रॉपिकल एरिया यानी दोनों ही एरियाज में शुगर केन ग्रो कर सकते हैं. तभी तो ये मतलब जो भी सब ट्रॉपिकल हमारा एरिया है ऊपर बिहार, यूपी, वहां पर भी ग्रो किया जाता है और महाराष्ट्र में और उससे नीचे गुजरात में भी शुगर केन ग्रो किया जाता है. इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. ठीक है, कैसा चाहिए इसके लिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस.
एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 एंड 100 सेंटीमीटर, यानी 75 और 100 सेंटीमीटर के बीच की वहां पर रेनफॉल होनी चाहिए। एंड इट कैन बी ग्रोन इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, की पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि हाँ सिर्फ इसी सॉइल में ही शुगर केन ग्रो होगा। वेराइटी ऑफ सॉइल्स यानी सॉइल्स यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सॉइल्स में भी ये ग्रो हो सकता है। एंड नीड्स मैनुअल लेबर, यानी लेबर इंटेंसिव है। यहाँ पर हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी और सोइंग के टाइम पे भी जो है लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड इंडिया इज ए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील इन वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो है इंडिया का दूसरा स्थान है ब्राजील के बाद, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन है, ब्राजील। तो ये भी एग्जाम में 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि भाई इंडिया का शुगर केन ग्रो करने में कौन सी पोजीशन है, कौन सा स्थान है, सेकेंड पोजीशन है। नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स, कि ऐसे सीड्स जिनमें से ऑयल निकाला जाता है और वो ऑयल डिफरेंट पर्पसेस में यूज किया जाता है। वो क्रॉप्स हैं लाइक ग्राउंड नट, कोकोनट, सेसम जिसको हम तिल कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड एंड सनफ्लावर, कि इन क्रॉप्स में से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, कि इनमें से बहुत सारी क्रॉप्स है लाइक ग्राउंड नट, कोकोनट, सेसम की जो अपने आप में ही खाने योग्य है और साथ में इनका जो ऑयल है वो कुकिंग पर्पस में यूज किया जाता है। And some of these are also used as raw material in production of soap, cosmetics and ointments, कि as a raw material भी soap और cosmetics में use होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑयल सीड्स के क्या क्या मतलब यूजेस हैं वो 3 मार्क में एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज टी। टी इज ए बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिशर्स, कि भारत में टी इंट्रोड्यूस किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने। एंड इट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कि दोनों ही टाइप के क्लाइमेट में ये इजीली ग्रो हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि आसाम में भी टी ग्रो होती है और जो साउथ में तमिलनाडु है वहां पर भी टी ग्रो होती है। एंड इट रिक्वायर डीप एंड फर्टाइल सॉइल, ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। एंड टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, कि बिल्कुल जो है वार्म और इसको जो है मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की नीड होती है। टी की जो बुशेस हैं, जो झाड़ियां हैं, इट इज लेबर इंटेंसिव, कि चीप और स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, क्योंकि देखो जो भी चाय के बागान है वहां पर जो है जो चाय की पत्तियां होती हैं वो हाथ से निकाली जाती हैं, तो लेबर की बहुत ज्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट क्रॉप इज कॉफी। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, कि भारत में जो कॉफी उगाई जाती है पूरे वर्ल्ड में जो है वो अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है। और मेनली कॉफी जो है यहाँ पर केरला, कर्नाटका इन स्टेट्स में ग्रो की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, की मेनली इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आफ्टर चाइना। नॉन फूड क्रॉप्स, की ऐसी क्रॉप्स जो मतलब फूड क्रॉप्स नहीं है, उनके अलावा जो अदर क्रॉप्स हैं लाइक रबड़। रबड़ इज ए इक्वेटरियल क्रॉप, ठीक है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नजदीक हमारा जैसे केरला है मेनली और तमिलनाडु, यहाँ पर जो है रबड़ ग्रो की जाती है। बट जो है अगर स्पेशल कंडीशंस हैं देन इट कैन ऑल्सो बी ग्रो इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ठीक है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए और साथ में जो है ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ठीक है, तो मतलब इसके लिए जो हैवी रेनफॉल की नीड होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, इसको हम फाइबर क्रॉप्स है ये सारी। और जो मतलब सिल्क को जो हम रियर, सिल्क वॉर्म को जो रियर करते हैं और सिल्क को बनाना, उसको कहते हैं सेरिकल्चर। कॉटन है सबसे पहले यहाँ पर फाइबर क्रॉप। आपको पता है कि कॉटन इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। मेनली कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में ग्रो होती है और मेनली जो गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पर हब है, यानी इन एरियाज में कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। एंड इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, बहुत ही हल्की बारिश चाहिए एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब पाला रहित, ठंड रहित दिन चाहिए 210 एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, कि जब ये कॉटन का प्लांट बहुत डेलिकेट होता है, जब ये ग्रो करता है
तो तब इसे ब्राइट सनशाइन की नीड होती है। नेक्स्ट है इसमें कि इट रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। इस कॉटन प्लांट को बड़ा होने में 6 to 8 months लग जाते हैं। और कॉटन बॉल्स होती हैं, यानी कि जब हम देखते हैं कि कॉटन ग्रो हुई और कॉटन बॉल्स को जो है उसको खिलने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी धूप की जरूरत होती है। नेक्स्ट है जूट। जूट को जो है गोल्डन फाइबर कहते हैं। 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, तो क्या कहेंगे, जूट। एंड इट इज ग्रोन इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए इसके लिए, और ऐसे एरियाज में जहां मतलब हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद वहां पे मिट्टी जो है नई हो जाती है, ऐसे एरियाज में लाइक वेस्ट बंगाल में जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जूट ग्रो की जाती है। क्या चाहिए इसको, हाई टेम्परेचर एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। इससे मतलब जब ग्रो करती है, ये प्लांट भी ग्रो करता है, तब भी इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर की नीड होती है। एंड इट इज यूज्ड, जूट का मतलब क्या, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, आप देखते हो कि बहुत सारी बोरियां वगैरह होती हैं वो जूट की बनाई जाती हैं। एंड मैट्स, रॉब्स, कारपेट्स, ठीक है, बहुत सारी जो चीजें हैं वो जूट की बनाई जाती हैं। बट मार्केट में जो सिंथेटिक फाइबर है उसने जूट की जगह ले ली है, ठीक है, क्योंकि जूट जो है अपने आप में थोड़ा सा मतलब कॉस्टली पड़ता है, तो सिंथेटिक फाइबर जो है काफी चीप है, तो अब जो है जूट का प्रोडक्शन थोड़ा कम होने लगा है। बट जब से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि आप जो है ये पॉलीथीन वगैरह यूज नहीं करोगे और जूट के बैग्स यूज कर रहे हैं, तब से फार्मर्स जो है जूट के प्रोडक्शन पे काफी ध्यान दे रहे हैं और जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। Now last topic of this chapter is technological and institutional reforms, कि अगर मतलब इंडिया में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से एंगेज्ड हैं और एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर को बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है सबसे पहले एग्रीकल्चर पर ही फोकस किया गया, क्योंकि इंडिया को जो है सेल्फ सफिशिएंट बनाना था मेनली फूड ग्रेन आइटम्स में। उस समय जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस कोलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेट ऑफ होल्डिंग्स एंड कॉपरेशन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी जो जो मतलब बैड प्रैक्टिसेस थी एग्रीकल्चर फील्ड में वो सारी रिमूव की गई। लाइक जमींदारी सिस्टम को हटाया गया और जो है कोलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की गई कि लाइक जिनके पास बहुत स्मॉल फार्म्स हैं तो उनको इकट्ठा किया गया और नई टेक्नोलॉजी के द्वारा धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है लैंड रिफॉर्म जो है वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जहां पर भी मतलब बैरन लैंड है, इनफर्टाइल है, तो लैंड को सुधार के उसको जो है खेती योग्य बनाया जाए। उसके बाद 1980s और 1990s में जो है कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, क्योंकि आज़ादी के बाद जब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया तो उसी का ही रिजल्ट था कि हमारी कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यानी हरित क्रांति आई और मेनली वीट और राइस का इतना ज़्यादा मतलब लार्ज प्रोडक्शन हमारी कंट्री में हुआ कि मतलब सब सरप्राइज्ड हो गए। एंड कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, फर्स्ट है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, की गवर्नमेंट ने विलेजेस में मेनली ग्रामीण बैंक्स ओपन किए हैं, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। अब इनका क्या काम होता है, लाइक ये बैंक्स जो हैं फार्मर्स को बहुत मतलब रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसे उधार में देते हैं ताकि ये किसान जो है उन पैसों से अपने सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स ये सब परचेज कर सके। सेकेंड है किसान क्रेडिट कार्ड, की गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की भी एक फैसिलिटी जो है वो किसानों को दी है कि इस कार्ड को यूज करके जो है वो एडवांस में पैसे लेके बैंक से और अपना जो है खेती में काम कर सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, की इस स्कीम के अंडर में क्या है कि फार्मर्स जो है अपनी क्रॉप्स का इंश्योरेंस करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं पे मतलब क्रॉप्स फेल हो जाती हैं या कोई और एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब कि क्रॉप्स को कहीं आग लग जाती है या खराब हो जाती हैं, तो एटलीस्ट उनको जो है इंश्योरेंस किया हुआ होगा क्रॉप्स का, तो गवर्नमेंट उनको पैसे देगी। यानी जैसे हम मतलब अपने व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, ऐसे ही किसानों को भी अपनी क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराने का अधिकार है। फिर है स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स,
ये भी टीवी और मतलब रेडियो पे नए चैनल्स के द्वारा फार्मर्स को अवेयर किया गया और बहुत सारे वेदर बुलेटिन्स नए नए बनाए गए कि भी वेदर से रिलेटेड किसानों को पूरी जानकारी दी जाए और उनको जो है पूरी नॉलेज दी जाए कि कोई भी क्रॉप्स कब किस सीजन में कौन सी सॉइल में कितने टेम्परेचर में और कितनी रेनफॉल में कैसे हम हायर प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि फार्मर्स की क्रॉप्स का गवर्नमेंट ने पहले से ही एक प्राइस फिक्स कर दिया कि मतलब वो क्रॉप्स तो बाद में ग्रो करेंगे, पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि हम फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं वो एटलीस्ट इतनी कीमत पर गवर्नमेंट खरीदेगी, मतलब इसमें फार्मर्स को कोई भी लॉस नहीं होता। तो ये बहुत सारे मतलब कि जो रिफॉर्म्स हैं टेक्नोलॉजिकल भी और इंस्टीट्यूशनल भी जो गवर्नमेंट ने मेनली एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए यानी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किए हैं। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी के साथ ही हमारा ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आई होप कि आपको पूरी दोनों वीडियोस में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड